नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ईडू सिलेक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम में और आरओ एग्ज़ाम में इस सेक्शन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस सेक्शन को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सारा ऑप्शन डिस्कस करते हुए हम सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा पार्ट 1 है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज यह पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद पार्ट 2 में हम करेंगे इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। पार्ट 3 में हम करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन लेयर। पार्ट 4 का जो वीडियो होगा उसमें हम करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। पार्ट 5 में हम तैयार करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड पोल्यूशन। पार्ट 6 में वाटर कंजर्वेशन, मिसलेनियस, और अगर और भी कोई चीज़ बच जाएगी उसको हम पार्ट 6 में। सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है एसेशन रीजन वाला। एसेशन रीजन क्वेश्चन करते समय हमें 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यह सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक होते हैं, लेकिन सही तरीका न मालूम होने के कारण यह टफ क्वेश्चन बन जाता है। इसको करने का एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम एसेशन को पढ़ेंगे, फिर रीजन को पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि एसेशन हमारा सही है कि नहीं सही है। अगर सही है तो टिक लगा लेंगे, फिर देखें कि रीजन सही है कि नहीं सही है, फिर हम उसके ऊपर टिक लगा लेंगे। जब पर भी हमको ऑप्शन मिलेगा तो हमारे 4 ऑप्शन इस तरीके से रहते हैं। एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ये एक ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन बनता है एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है एसेशन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा बनता है एसेशन गलत है लेकिन रीजन सही है। चौथा बनता है एसेशन सही है लेकिन रीजन गलत है। इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले हम एसेशन पढ़ेंगे और एसेशन के साथ हम लगाएंगे वाई, यानी वाई पहला स्टेटमेंट क्यों है। अगर रीजन हमको मिल जाता है तो हमें मानेंगे कि जो रीजन दिया है एसेशन का सही एक्सप्लेनेशन है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। पहला एसेशन दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एसेशन सही है तो हम लिख लेंगे ये हमारा सही है। रीजन कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। जो रीजन है यह एकदम सही है और इसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहले हम समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। जो नीचे दी गई है एकदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनीशन दी गई है। ये जो डिफिनीशन दी गई है ये डिफिनीशन दी गई थी वर्ल्ड कमीशन ऑन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी, उन्होंने ये डिफिनीशन दी थी। ये डिफिनीशन को एकदम आपको रट लेना है, क्योंकि अगर मेंस के एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उत्तर प्रदेश की सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चला रही है, उसमें सबसे पहले आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी। और सबसे मान्य डिफिनीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में हम कहते हैं सतत विकास कहते हैं, यानी विकास की ऐसी अवधारणा जिसमें हम वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। ऐसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो चारों स्टेटमेंट दी गई हैं इनको हम उनके समय के अनुसार लगाना है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमको लगाना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमको इनकी डेट पता होनी चाहिए, तभी हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो दिया रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये जो कैपिटल है ब्राज़ील कैपिटल रियो नहीं है, एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहीं पे समिट हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। तो फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था, इसीलिए को रियो अर्थ समिट भी कहते हैं। दूसरा पब्लिकेशन ऑफ ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आई थी अप्रैल 1987
1987 में, और इस कमीशन को बनाया था वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED कहते हैं। तीसरा है ऑप्शन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये इन्फोर्समेंट हुआ था आपका 16 सितंबर 1987। तीसरा पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, यह रिपोर्ट आई थी 1972 में बाय क्लब ऑफ रोम। तो इस हिसाब से इसमें सबसे पहला हो जाएगा हमारा 4 के बाद से फिर आएगा हमारा 2, फिर 3, फिर 1। ये हमारा सीक्वेंस है। और ये ध्यान रखिएगा ये दोनों 1987 है दोनों में, लेकिन जो ब्रटलैंड है वो अप्रैल 1987 में आया था, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 16 सितंबर 1987 को आया था। इस तरीके से हो जाएगा 4, 2, 3, 1। थर्ड क्वेश्चन है द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट was started after submitting a report on environment to the United Nations in 1987। तभी मैंने बताया आपको कि 1987 में कौन सी रिपोर्ट आई थी ब्रटलैंड रिपोर्ट एंड रिपोर्ट। और किसने इसको कमीशन को बनाया था? तो बनाया था वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और जो रिपोर्ट आई थी उसका जो टॉप शीर्षक था वो था आवर कॉमन फ्यूचर। एकदम याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आवर कॉमन फ्यूचर ही याद करना आपको। हो सकता है एग्जाम में आवर कॉमन फ्यूचर की जगह पे आवर शेयर फ्यूचर दे दे, वो भी गलत हो जाएगा। हो सकता है कि कॉमन की जगह कलेक्टिव कर दे या कुछ और भी कर दे, लेकिन सही है आवर कॉमन फ्यूचर ही सही है। अगला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में प्री में और 2017 तक जब तक मेंस होता था उसमें आरओ में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसमें लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इन दोनों क्या करना, मैच करना हमको। एक तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो किससे रिलेटेड है वो दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग गोल को शॉर्ट में SDG भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है ये है 2016 से 2030 तक। और ये जो डॉक्यूमेंट है दैट इज लीगली नॉन बाइंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्री के ऊपर, किसी भी कंट्री के ऊपर कंपलसरी नहीं है। अब इसमें दिए गए हैं SDG जो है हमारे, इसमें 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स हैं। SDG ने जिनका स्थान लिया था वो था MDG, जिसको कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसका जो टाइम पीरियड था वो था सन 2000 से लेके सन 2015 तक। SDG ने MDG की ही जगह ली है। ये जो 17 गोल्स हैं हमको एक ट्रिक से, कभी हम और वीडियो बना के आपको एकदम ट्रिक से याद दिलवा देंगे आपको। इसमें पहला SDG है 10 नंबर दिया हुआ है, उसके सामने लिखा हुआ क्लाइमेट एक्शन। SDG 13 की लिखा है लाइफ ऑन लैंड। SDG 14 लिखा हुआ रिड्यूस इनइक्वालिटीज। और SDG 15 लिखा हुआ लाइफ बिलो वाटर। तो कम से कम इसको हम आपको बता देते हैं कैसे याद करना है। इसमें जो हमारा SDG 10 है वो है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। SDG 13 है क्लाइमेट एक्शन। SDG 14 और 15 में देखिए कैसे याद करना है। हम सबको पता है कि लाइफ सबसे पहले कहाँ आई थी, पानी के अंदर, इसलिए SDG 14 है आपका लाइफ बिलो वाटर। और लाइफ वाटर के अंदर हुई थी, उसके बाद से कहाँ पे गई थी, लैंड पे। तो 15 हो जाएगा आपका लाइफ ऑन लैंड। आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं हम कुछ SDG जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। यूपीपीसीएस का बहुत फेवरेट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। जैसे SDG 1 जो है वो है नो पॉवर्टी, यानी
सस्टेनेबल गोल की शुरुआत ही वहीं से होती है कि हमको क्या करना है, सबसे पहले गरीबी खत्म करना है। SDG 1 हो गया नो पावर्टी, SDG 2 है दैट इज नो हंगर। अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो भूखमरी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। दूसरा हो गया नो हंगर। तीसरा है अगर भूख खत्म हो जाएगी तो हमारा हेल्थ कैसा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, दैट इज द गुड हेल्थ। SDG 4 है हमारा, हेल्थ अगर अच्छा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एजुकेशन क्या हो जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा। SDG 5 हो गया क्वालिटी एजुकेशन के बाद क्या हो जाएगा, अगर एजुकेशन सबको मिले तो क्या हो जाएगा, जेंडर इक्वलिटी सबको हो जाएगी। अगर जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी तो लड़कियों को पानी नहीं भरना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अच्छा हमने याद कर लिया, बाकी किसी और वीडियो में आपको बाकी याद दिलवा देंगे। क्वेश्चन है नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया इज, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG गोल को इम्प्लीमेंट करने की नोडल एजेंसी कौन सी है भारत में, तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग कैसी एक बॉडी है, ये दैट इज द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिएगा इसको। इसने किसकी जगह ली थी, इसने जगह ली थी प्लानिंग कमीशन की। नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी 2015 को इसने प्लानिंग कमीशन की जगह ली थी। इसमें ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या प्लानिंग कमीशन है, अब तो प्लानिंग कमीशन है ही नहीं रहा, इसको योजना आयोग कहते थे। दूसरा फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और किस आर्टिकल में इसका हमको मिलता है, दैट इज आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में मिलता है। फाइनेंस कमीशन करता क्या है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो टैक्सेस होते हैं उनको सेंटर और स्टेट के बीच में क्या करता है, डिवाइड करता है, उसका मैकेनिज्म बताता है। अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है दैट इज द 15 फाइनेंस कमीशन, जिसका टाइम पीरियड है 2020 से 2021 और 2021 से 2026 तक। इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर NK सिंह करंट फाइनेंस कमीशन के वो है, जिसको हिंदी में वित्त आयोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अर्थ के, अगर ये अर्थ है तो इसके अराउंड जो गैसेस हैं उसकी जो थिन लेयर उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर कहते हैं उसको। अभी जो फिगर में आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर की लेयर दी गई है, ये भी UPPCS में कई बार पूछा गया है। तो जो सबसे लो नीचे वाली जो लेयर है तो उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओजोन गैस कौन से लेयर में पाई जाती है, तो दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, हमारा बायोस्फीयर दिया गया है। बायोस्फीयर क्या होता है, यूँ समझे कि ये हो गया लिथोस्फीयर, दूसरा हो गया हाइड्रोस्फीयर, तीसरा हो गया एटमॉस्फेयर। इन तीनों का जो जंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द एप्रोक्सीमेट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन एकदम इसको रट लीजिए, दैट इज द 0. सेकेंड ऑप्शन है 0.03%, एकदम रट लीजिए इसको, फैक्चुअल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डज नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थ में ऐड नहीं करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आपको सबको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इसलिए रिस्पायरेशन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा। दूसरा है डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, वो मैटर होते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है, और कार्बन का जब डीके होगा तो क्या बनाएगा, CO2 का फॉर्मेशन करेगा, वो भी ऐड करेगा। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हो गया जैसे प्लांट के कोई पार्ट्स हो गए, कोई एनिमल का रिमेंट्स हो गया, ये सब जब पर भी डीके करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तीसरा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, यानी ऐसा कोई भी प्रोसेस जो क्या हो लाइट के प्रेजेंस में हो, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए ये प्लांट है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वाटर, कब? सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। ये बनाता है C6H12O6 प्लस H2O। यानी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? CO2 का कंजप्शन हो रहा है। अगर इस तरह का CO2 का कंजप्शन हो रहा है तो क्या करेगा? ये ऐड नहीं करेगा, ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है प्रोसेस। तीसरा है, चौथा ऑप्शन है वॉल्केनिक एक्शन। वॉल्केनिक एक्शन से भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इसमें द फॉलोइंग डज नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही इसका? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या करती है? ऐड नहीं करती है। ये क्या करती है? CO2 को एटमॉस्फेयर से क्या करती है? रिड्यूस करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट रिफर्स टू। इन्वायरमेंट रिफर्स टू, इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। कई बार हिंदी के क्वेश्चन में पूछ लिया था हिंदी के पेपर में, पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? तो पर्यावरण में जो उपसर्ग है दैट इज द परि उपसर्ग है। ऑप्शन पढ़ते द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल डेट एग्जिस्ट अराउंड इट। ये भी सही है। द सम टोटल ऑफ कंडीशन विच सराउंड ह्यूमन बींग्स एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी सही है। द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट विच इंटरलिंक। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इन्वायरमेंट कैसा समझते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म, क्या समझ लीजिए ऑर्गेनिज्म ये है, इसके आसपास जो भी इन्वायरमेंट होगा, जो भी चीज़ें होंगी, सब इसके इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड इन 1962 विच सेट द टोन फॉर इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन द वर्ल्ड was written by। तो इसका आंसर है रचल कार्सन। ये रट लीजिएगा आप लोग। इसी के बाद आपने देखा होगा कि 1972 में आता है कौन सा? द क्लब ऑफ रोम। और इन्हीं की जो रिपोर्ट है तो उसको हम कहते हैं लिमिट टू ग्रोथ। यानी 1950s के अराउंड में लोगों को पता चल गया था कि इन्वायरमेंट को सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, एक कंट्री नेचुरल कैपिटल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी इसमें 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो नेचुरल कैपिटल क्या होता है? इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। यानी वो संसाधन वो या वो रिसोर्सेज जो हमको नेचर से मिलते हैं उनको हम क्या कहेंगे? नेचुरल कैपिटल कहेंगे। तो देखते हैं, फॉरेस्ट एकदम नेचर से मिलता है। रोड, क्या रोड हमको जो बनती है वो नेचर ने बना के दिया है? नहीं। वाटर नेचर देती है। मिनरल्स वो भी हमको नेचर से मिलते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रोड। रोड क्या है? आपका नेचुरल कैपिटल नहीं है, ये क्या है? दैट इज द आर्टिफिशियल कैपिटल होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल कैपिटल है, दैट इज द रोड। सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नेरी। NEERI। कई बार ये पूरा नाम ना देके शॉर्ट फॉर्म में भी दे दिया जाता है। इसका सही आंसर है नागपुर, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। यानी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? गुड गवर्नेंस होना चाहिए। गुड गवर्नेंस में भी कौन सा? ई गवर्नेंस होता है। क्लीन ग्रीन सिटी ये भी होना चाहिए। स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्मार्ट मोबिलिटी एकदम है। आजकल आप देख रहे होंगे मेट्रो और कितनी कितनी नई नई सारी चीज़ें आ रही हैं मोबिलिटी के लिए। तो इसमें से आपका गुड गवर्नेंस है, क्लीन ग्रीन सिटी है, स्मार्ट मोबिलिटी है, लेकिन स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे, किस कंट्री का शहर है? दैट इज द ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पाया जाता है? कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जिससे इक्वेटर प्लस
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास करता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो वाज। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो कब? 1992 में। तो इसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन समिट, इंटरनेशनल न्यू इकोनॉमिक्स। तो इसका हो जाएगा ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन है व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड अर्थ इज कॉल्ड। एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर, वाटर पार्टिकल, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। इसका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर मैंने आपको बता दिया, वाटर पार्टिकल, जो वाटर के पार्टिकल उनको कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया? वह एरिया जहाँ पे वाटर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है। इसको देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है द थिन लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एयर इज एन, क्वेश्चन पूछा गया है एयर क्या है? दैट इज कंपाउंड एलिमेंट मिक्सचर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो एयर इज मिक्सचर, किसका मिक्सचर होता है? एयर ऑफ डिफरेंट गैसेस। और कौन कौन सी गैसेस होती हैं इसमें? सबसे पहले होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो एयर इज मिक्सचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस, इंस्पायरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक एक्शन। ये आईएएस में क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द एबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड द कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ। मैंने पहले ही बताया आपको, इसमें से सिर्फ फोटोसिंथेसिस ऐसा होता है जो कार्बन का कंजप्शन करके, ये रिएक्शन करके ये बनाता है C6H12O6 प्लस H2O। तो ये ऐड नहीं करता है, कार्बन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो यानी ये जहाँ जहाँ भी है उसको हटा दीजिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 2, 3, 4 ये सही आंसर है आपका। 2, 3, 4 यानी रिस्पायरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वॉल्केनिक एक्शन, ये तीनों क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज EPA स्टैंड्स फॉर। EPA का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, नन ऑफ देम। ऐसे ही लग रहा है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी कौन होगी? ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा इसका आंसर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से हमने अपना पहला पार्ट कंप्लीट किया है। अगले पार्ट में हम लोग इकोलॉजी को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो इसको हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ढेर सारे दोस्तों तक इसको पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। गुड नाइट।